Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा JK SSB VLW और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स जो हैं, अगर बात करें VLW में, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इसमें आप फ्रेंड्स एक कर सकते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में कितने आंसर आपके ठीक हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय विच एक्ट द प्रोविंसेस इन इंडिया वेयर ग्रांटेड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो किस एक्ट के दौरान जो प्रोविंसेस थे इंडिया में उनको ऑटोनॉमी जो थी ग्रांटेड की गई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड वेयर। सो राइट आंसर क्या रहेगा, इसको किया था इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। वेयर आर द एमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एमरजेंसी प्रोविजन कहाँ पे है, तो ये आपको ये लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड एट द behest ऑफ होम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड एट द behest ऑफ। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा जब कैबिनेट मिशन कब बना था, 1946 में। ठीक है, 1946 में। अब जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था वो दिया था BN राव ने। ठीक है, BN राव ने इसका आइडिया दिया था। ठीक है, 1934 में। ठीक है, फिर 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर फाइनली 1938 में जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आ गया हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें जहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस जस्टिस के बारे में, कौन से जस्टिस के बारे में बात की गई है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बात की गई है, अगर बात करें सोशल की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंडिया सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्वेश्चन नंबर 8, When did the Indian Constitution came into force? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एग्जिस्टेंस में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम क्या करते हैं, इसी दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया था। इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, इसको बनाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 years 11 month एंड 18 days। 64 लाख इसमें जो खर्च हुआ था वो 64 लाख हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेकन द प्लान ऑफ द इंडियन फेडरेशन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिया गया था इंडियन फेडरेशन, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये लिया गया था कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो फंडामेंटल राइट को लिया गया है। फंडामेंटल राइट लिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्टली इसको
फंडामेंटल राइट की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेके 35, ठीक है, 12 से लेके 35 जाते हैं फंडामेंटल राइट। पार्ट की बात करें, कौन सा पार्ट है? पार्ट है थर्ड पार्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच फंडामेंटल राइट आर देयर प्रोविजंस ऑफ ह्यूमन ट्रेड। ह्यूमन ट्रेड के लिए कौन से फंडामेंटल के राइट के अंदर ये प्रोहिबिशन बताया गया है कि इसको आप ह्यूमन ट्रेड नहीं कर सकते हैं? ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं आपको बताऊं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ये आता है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर। 23 क्या बताता है? आर्टिकल 23 कहता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी बच्चे को, किसी भी वीमेंस को या किसी भी मैन को आप उसको बेच नहीं सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। मेन आपने इसमें ये याद रखना है। 24 के अंदर कहता है कि आर्टिकल 24 कहता है अगर कोई बच्चा 14 साल या 14 साल से कम किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो एक क्राइम माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसके पेरेंट्स को, उसके साथ साथ जिस फैक्ट्री में वो बच्चा वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, यानी कि एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है। तो 14 साल से या 14 साल से कम बच्चा जो फैक्ट्री में वर्क करने वाला है, ठीक है, ये आर्टिकल 24 उसी के बारे में कहता है कि एक तरीके का ये प्रोहिबिशन है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी बच्चा वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें जो सज़ा होगी किसको होगी? पेरेंट्स और जिसने वर्क पे काम पे रखा होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट थ्रू एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपसे अब डिस्कस करूंगा। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, फिर इसको एक 44 अमेंडमेंट की गई 1978 के अंदर और इसको बना दिया गया लीगल राइट, ठीक है। लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट की बात अगर बात करें तो इसको जो लीगल राइट बनाया गया कि कौन से आर्टिकल के अंदर बनाया गया? ये बनाया गया आर्टिकल 300A के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक केस के बारे में आपने सुना होगा, केशव नंदा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये 1973 में ये केस हुआ था। इस केसेस की बात करें तो जहाँ पे केशव नंद भारती जो थे एक आश्रम वगैरह चलाते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट बढ़ा और उनकी जो ज़मीन थी वो बीच में आ रही थी, ठीक है। जब इनकी ज़मीन बीच में आ रही थी, 1973 की बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस आपने सुना होगा। जब ये ज़मीन वहाँ पे इनकी जो ज़मीन आ रही थी तो उसमें क्या हुआ, इसमें जब ये केरला गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जाते हैं तो केरला गवर्नमेंट हाई कोर्ट जो है केरला गवर्नमेंट के पक्ष में डिसीजन दे देती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब केरला गवर्नमेंट इसके पक्ष में डिसीजन दे देती है तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि प्रोटेस्ट वगैरह की पहली बार फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो कहते हैं इस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन है वो केशव नंद भारती के फेवर में दिया जाता है। मगर बाद में उसमें क्या होता था, उस समय उसमें वोटिंग का प्रोसेस होता था, ठीक है। उसमें 13 मेंबर को बिठाया गया, 7 मेंबर ने केरला गवर्नमेंट के पक्ष में वोट किया और 6 मेंबर ने केशव नंद भारती के फेवर में वोट किया। तो इस तरीके से केशव नंद भारती एक वोट से वहाँ से भी हार गए। तो इस तरीके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फिर 1978 में जाके गवर्नमेंट ने 44 अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी को ही रिमूव कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। आई होप आपको समझ लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच पार्ट फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में? पार्ट 3 में। पार्ट फर्स्ट में क्या है? यूनियन के बारे में बताया गया है। पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है। पार्ट फोर्थ में आपकी DPSP है। पार्ट फोर्थ ए में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल अगर बात करें, एक 42nd अमेंडमेंट हुई थी। 42nd अमेंडमेंट को आपने याद रखना 1976 में हुई थी। और इस 1976 की अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। पहले हमारे पास
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फिर एक 86 अमेंडमेंट होती है, 86 अमेंडमेंट 2002। 86 अमेंडमेंट 2002 को जब ये अमेंडमेंट हुई तो उस समय एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, दैट इज अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और उन 11 फंडामेंटल, अगर हम उस 11 फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो वहाँ पे क्या बताया गया है, 6 से लेके 14 ईयर तक जो एज है बच्चों की, वहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटी में इसके बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। विच आर्टिकल डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन से आर्टिकल जो है डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से, ये आपका आ गया आर्टिकल 51A। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 51A ये आप देख सकते हैं, 51A के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, ये हमने लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यानी कि इंग्लैंड की आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, वन मिस्टेक, जहाँ पे ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये हमने लिया गया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज ग्रांटेड फ्रीडम। ये आपको ये फ्रीडम बताई गई है 27 आर्टिकल के अंदर। ये 27 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल जो है अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल जो है स्टैंड करता है 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आज सभी पर्सन जो है कानून की नज़र में सभी सेम है, तो 14 कहता है। 15 की बात करें, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि आप किसी के साथ कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, क्लास के ऊपर, बर्थ प्लेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी, इक्वली जो जितने भी पर्सन हैं, गवर्नमेंट की जब जॉब निकलेगी सभी पर्सन उसमें इक्वली जो है सभी पर्सनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। 17 मैंने आपको बता दिया अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी, आप छुआछूत की किसी के साथ नहीं कर सकते। और 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि पहले जो एंशियंट टाइम में टाइटल दिए गए थे पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट नेम से, आज के जो टाइटल हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टाइटल आपको 2 ही टाइप के मिलेंगे, एक एकेडमिक, एक डिफेंस। एकेडमिक टाइटल की बात करें तो एकेडमिक टाइटल में आपको क्या मिलेगा, जैसे किसी ने आपने PhD कर ली है, तो PhD कर ली तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। या आपने डॉक्टरी की हुई है, या इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियर लिख सकते हैं। डिफेंस के टाइटल की बात करें तो डिफेंस के टाइटल में, ठीक है, कोई कर्नल है, ठीक है, ठीक है, कोई मेजर है, इस तरीके से डिफेंस की टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ DPSP इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राइव फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DPSP जैसे मैंने आपको बता रहा था, ये आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने लिया गया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो DPSP मैंने बता दिया आपको, पार्ट 4 के अंदर आता है। आर्टिकल 51A कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 36 to 51, 36 to 51 ये आपका आता है DPSP। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलेगी 51A के अंदर। ठीक है, 51A। द कंसेप्ट ऑफ DPSP ये हमने लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कौन से पार्ट के अंदर आता है, ये पार्ट आपका आ गया पार्ट 4, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है। राज्यसभा की मेंबर की जो टेन्योर होता है कितना होता है, 6 ईयर। राज्यसभा एक ऐसा चैम्बर है, ठीक है, जहाँ ऐसा हाउस है जो कि परमानेंट रहता है। ठीक है, परमानेंट, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है मगर ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। हर 2 साल के बाद 33% जो है पर्सन जहाँ से रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, हर 2 साल के बाद। तो इस तरीके से 6 ईयर के अंदर आपको 100% बंदे रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35 ईयर। बात की जाएगी वाइस प्रेसिडेंट की, एज रहेगी 35 ईयर। बात की जाएगी प्रेसिडेंट की, आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर। बात की जाएगी गवर्नर की, मिनिमम एज 35 ईयर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास कितनी एज होनी चाहिए, 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 30। गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज कितनी चाहिए, 35। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा मैंने। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेज, कंट्री के आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, 3 टाइम अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर बात करें तो पार्ट 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं। पार्ट 18 में बताया गया है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। आर्टिकल हैं 3, 52, 56 और 360, यानी कि 352, 356 और 360। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा इमरजेंसी के बारे में, हम बात करें नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल आती है 352 के अंदर। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962 में क्यों लगी थी, 1962 में लगी थी जब इंडिया और चाइना की बार हुई थी। ठीक है, एक डेट आएगी आपकी 1971 में इमरजेंसी कब लगी थी, क्यों लगी थी, 1971 में इमरजेंसी लगी थी जब इंडिया पाक की बार हुई थी और एक न्यू कंट्री बनी थी, कौन सी, बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ था। फिर आपकी एक इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंदर, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, अपने ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, इमरजेंसी लगती है। ये आपकी 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी रही। इस तरीके से 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी रही। स्टेट की बात करें तो स्टेट में कभी प्रेसिडेंट रूल लगता है, ये आता है आपका आर्टिकल 356 के अंदर। और अगर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, इंडिया के अंदर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी हो तो आर्टिकल 360। अभी तक इंडिया के अंदर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो आर्टिकल 360 के अंदर आ गया 352 नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आ गया 356 और 360 आपका आ गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेल अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेल हो जाता है, किस सेक्शन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता है स्टेट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 356 के अंदर, ये आपका आ गया 356। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन टू होम ही विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, इसमें ये पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि रिजाइन देना चाहते तो किसको एड्रेस करेंगे वो रेजिग्नेशन, यानी किसको रेजिग्नेशन देंगे, ये देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट सेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज मैंने आपको बता दिया 35। कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते जाइएगा इसकी मैक्सिमम एज कितनी है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनना है तो उसके लिए कितनी मैक्सिमम एज चाहिए। जैसे आपको JKSSB का फॉर्म फिलअप करना है, आपकी एज जनरल कैटेगरी की 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपकी, जैसे मैं आपको बताऊँ 18 से 60 40। ठीक है, तो जहाँ पे मैक्सिमम एज क्या है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे कोई भी इसका मैक्सिमम एज का प्रावधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज कितनी है। तो मैक्सिमम एज के बारे में कोई नहीं। मिनिमम एज की बात करें तो 35 से ऊपर होनी चाहिए, आगे 70 हो, 80 हो, या 100 हो। ठीक है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। तो जहाँ पे जो है देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन स्टैंड फॉर री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। ये 2 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं बच्चों के लिए। एक इसमें मैक्सिमम एज के बारे में, एक प्रेसिडेंट जो है इंडिया का कितनी बार इलेक्शन में, री इलेक्शन में, मतलब वापस उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा USA के प्रेसिडेंट के बारे में। USA में क्या होता है, 2 ही बार प्रेसिडेंट बनेगा, और 2 ही बार जो प्रेसिडेंट बनेगा उसका जो टेन्यूर रहेगा 4 ईयर रहेगा। अगर आप बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो टेन्यूर कितना रहता है, 5 ईयर। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिजाइन देना चाहे तो किसको देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी जहाँ से रिज़ाइन देना चाहे तो वो किसको देंगे, फिर देंगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे रिज़ाइन देते हैं तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट मैक्सिमम जो पोस्ट होती हैं इंपॉर्टेंट, जो अगर बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करते हैं। मगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर बात करें जहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट इंडिया को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रॉम वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया का गवर्नमेंट कौन सी कंट्री से इसको अडॉप्ट किया गया है, इसको लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस, जिसमें आपका लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का टेन्यूर एमपीज को रिप्रेजेंट करते हैं, टेन्यूर रहता है 5 ईयर। इसमें भी एमपी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका टेन्यूर रहता है 6 ईयर। लोकसभा के बारे में मैं आपको बता दूं, लोकसभा जहाँ पे लोकसभा में जो एमपीज होते हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लोग डायरेक्टली पार्टी वोट करते हैं। मेंबर जो होते हैं आपके राज्यसभा के अंदर, ये इनका जो वोट होता है ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जिन एमएलए को हम चूज करते हैं, जिन एमएलए को हम इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, वही एमएलए जाके किसको चूज करते हैं, आगे राज्यसभा के मेंबर को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर को। तो इस तरीके से 14 मेंबर जो है नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो 2 हाउसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 29, मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। मिनिमम एज लिमिट कितनी है, मिनिमम एज लिमिट मैंने आपको बता दी है 30 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम के बारे में प्रोविजन नहीं बताया गया है, 30 मिनिमम 30 ईयर। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, फर्स्ट स्पीकर थे आपके जीबी मावलंकर। करंट में अभी कौन स्पीकर है लोकसभा के, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द रूल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच कंट्री। जो रूल है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉमिनेट किए थे मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर जो है राज्यसभा के किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए थे, इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने कौन सी कंट्री से इसको बॉरोड किया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया, ये आपका लिया गया आयरलैंड कंट्री से। ठीक है, कौन सी कंट्री से, आयरलैंड कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 32, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका टेन्यूर कितना रहता है, इनकी जो एज है रिटायरमेंट एज 65 ईयर। अगर बात करें हाई कोर्ट की जजेस की 62 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अगर जज बनना तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी है। पहले है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड उन्होंने प्रैक्टिस की होनी चाहिए एज एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट्स में। ठीक है, एक आपका सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उन्होंने प्रैक्टिस की होनी चाहिए एडवोकेट 1 ईयर जहाँ 1 साल जहाँ एक से अधिक हाई कोर्ट में, कम से कम 10 साल, और रेप्यूटेड यूरिस्ट शुड बी। क्वेश्चन नंबर 34, हु अपॉइंट्स द कैग। कैग को कौन अपॉइंट करता है, कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए तो करंट में अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जो ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अंडर विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन सेटअप। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर सेटअप किया गया था, ये आर्टिकल आपका 324। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का, ये आपका आ गया सुकुमार सेन। और अगर करंट की बात की जाए तो करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है अभी करंट में राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और राजीव कुमार की बात करें तो 15 मई 2022 को इन्होंने चार्ज लिया था किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को किसने प्रपोज किया था, ये किया था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि आई थी 1957 में। 1959 में इसको लागू किया गया था राजस्थान के अंदर, पहले सबसे किया गया था। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट था नागौर डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विच आर्टिकल इंपावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो आर्टिकल 368 के अंदर आता है, ठीक है। विच लीगल राइट हैज बिकम अंडर द 44 अमेंडमेंट। कौन सा जो लीगल राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर 44 अमेंडमेंट के अंदर। ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल आता है 31 के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी को 44 अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि एक लीगल राइट है। उस समय हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के बारे में बताया, एक है आपका लोकसभा पार्लियामेंट की बात करें, एक है राज्यसभा का, ठीक है। 2 हाउसेस हैं, लोकसभा में 2 मेंबर्स, राज्यसभा में 12 मेंबर्स। 2 और 12 14, टोटल 14 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा बार बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर क्या रहेगा 14। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें मैं आपको बता दूं जी आपका इसमें BLW और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।